देवेंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सुजानगढ़ की इस पावनधरा में, जिसको प्रतिभाओं की खान कहा जाता है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि चूरू जिले की एक सबसे बड़ी प्रतिभा आज हमारे सुजानगढ़ में आई, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो कि मैं सुजानगढ़ में आया हूँ, यहाँ पे इतना प्यार मिला मुझे और प्रोग्राम में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे युवाओं का एक प्रोग्राम था, उसमें मैं पहुँचा था। बात रही सेलिब्रिटी की, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो मैंने सब कुछ खोया, उसके बाद संघर्ष किया, उसके बाद मैं सफल हुआ और फिर मैं सेलिब्रिटी बना। तो जो इतने लंबे दौर से गुजरा हूँ, तो ख़ास करके चूरू के लिए मैं अपने आप को कोई सेलिब्रिटी नहीं समझता। मैं वो समझता हूँ कि चूरू मेरी जन्मभूमि है, चूरू मेरी कर्म भूमि है। तो यहाँ पे आकर के मुझे हर कोई मेरा भाई बहन, मेरे पेरेंट्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मैं फील नहीं करता कि मैं एक बड़ा खिलाड़ी हूँ, नहीं, नॉर्मल हूँ। कल ने और देवेंद्र निकलेंगे यहाँ से, मैं ये उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। मैं अगला सवाल करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जिस बात की ये चर्चा कर रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रेरणादायी बात है। आप जब 8 वर्ष थे उस समय एक दुर्घटना हुई, आप पेड़ पे चढ़े थे और बिजली का करंट लगने से आपका हाथ जल गया था, और जब उनको इलाज के लिए कहीं ले जाया गया था उस समय उनका हाथ काट देना पड़ा। एक हाथ कटने के बाद में व्यक्ति थोड़ा सा विकलांग हो जाता है तो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन देवेंद्र जी ने उस दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभरे जो आज विश्व चैंपियन हैं। देवेंद्र जी, बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है, आपकी जो जीवनी है उसको पढ़कर हर व्यक्ति प्रेरणा लेता है, हम भी प्रेरणा लेते हैं। आपको वो घटना याद है, क्योंकि वो 8 वर्ष थी उसमें आपकी उम्र जो थी? नहीं, बिल्कुल याद है मुझे, और वो दिन भी याद है, करंट लगा वो दिन भी याद है। और जब मेरा हाथ काटा गया जयपुर में, तब भी मुझे ऑपरेशन के बाद होश आया था, तो आज भी वो दिन याद है। निराशा थी बहुत ज़्यादा। और लास्ट टाइम में जब मैं छुट्टी लेकर के हॉस्पिटल से घर पहुंचा था, तो बहुत बड़ा संकोच था कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा, बच्चे मुझे क्या बोलेंगे। आज से 29 साल पहले, 30 साल पहले जो हमारे समाज में, परिवार में जो भावनाएं थी एक डिफरेंटली एबल बच्चे के लिए, वो बहुत बुरी थी। आज नज़रिया बदला है। आज कोई एग्जाम्पल भी दे सकता है, कोई डिफरेंटली एबल हो जाए, भगवान चाहे वो ना हो लेकिन हो जाए, तो वो आज एक एग्जाम्पल दे सकता है कि डिफरेंटली एबल भी कर सकता है। लेकिन उस टाइम में इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं था मेरे पास, तो मुझे खुद को ही प्रूफ करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ा मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे घर से बाहर निकाला उस टाइम में। मेरी मदर ने कहा कि आप घर से बाहर निकलिए, बच्चों के साथ खेलिए। तो मैंने कहा मैं खेल ही नहीं सकता, कैसे खेलूँगा? बोले क्यों नहीं खेलोगे, आप खेलोगे। तो मैं रियो में जब गोल्ड मेडल लेके मैं मेरे घर पे पहुंचा, माँ से मिला, मैं थोड़ा सा भावुक भी हुआ था उस टाइम में मैं। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैं कहा आपका एक शब्द ने मुझे रियो में गोल्ड मेडल दिलाया है। यदि आप उस दिन घर से बाहर नहीं निकालती मुझे, तो मैं ये मेडल नहीं जीत पाता। तो मदर ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि आप ये सामान्य बच्चे इनके बराबर रहो, मैं तो मेडल नहीं चाहती थी आपसे। उसने दिल की बात बोली वो। अब जब आपका हाथ कट गया था तो व्यक्ति विकलांग होता तो ज़्यादा ये सोचता है कि मैं पढ़ाई करके कुछ करूं, लेकिन आपके मन में ये जज्बा कैसे बना कि मुझे खिलाड़ी बनना है? रियली मैं आपको बताऊं कि मैं कमज़ोर नहीं कहलाना चाहता था। कोई मुझे कमज़ोर कहता था ना, उसको मैं स्वीकार नहीं करता था। और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कमज़ोर नहीं कहलाने की। तो मैं एक प्रकार से कहूँ, कमज़ोर नहीं कहलाने की जिद नहीं आज चैंपियन बनाया मुझे। मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि मैं कमज़ोर हूँ। तो मैं जब बच्चों के साथ खेलता था, खेल में ही आप अच्छा कर सकते हो, पढ़ाई में तो पता ही नहीं चलेगा, आप कमज़ोर हो तो भी पढ़ाई कर सकते हो। तो फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया और मैं 95 में डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि अब मुझे कोई कमज़ोर नहीं कहेगा। आपने ये भाला फेंकने का खेल क्यों चुना है, इसके पीछे कोई कारण है? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि मैं बचपन में बहुत दुबला पतला था, तो शॉर्ट पुट देखा मैंने सोचा मैं खुद का गेम करूँगा। तो उसके बाद शॉर्ट पुट देखा तो मुझे बहुत भारी लगा। डिस्किस भी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। जेवलिन मुझे अच्छा पसंद आया कि वो ज़्यादा दूरी तय करती थी, मुझे जेवलिन को उड़ाना पसंद था, तो मैं बचपन से जेवलिन स्टार्ट किया था, इसलिए मुझे जेवलिन थोड़ा सा पसंद था। वैसे मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपको प्रेरणा के रूप में भी देखता हूँ। और भाले के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान की एक पहचान है महाराणा प्रताप, जिनका भाला 81 किलो वजन का था, आम व्यक्ति तो उसको उठा भी नहीं सकता, और वो उस भाले को महाराणा प्रताप उठाते थे। और वो राजस्थान के हमारे प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, और उस चीज़ को आपने चुना तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये वास्तव में राजस्थान की एक पहचान भी है।
बिल्कुल। हमारे जब हम तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तो महाराणा प्रताप के बारे में, चेतक के बारे में, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में किसने नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा है हमने। तो कहीं ना कहीं वो भाला जहन में तो था, इसमें तो कोई शक ही नहीं हो सकता कि भाला होता है, हमें पहले पता चल गया था। तो कहीं ना कहीं ये रहता है, बिल्कुल सही बात बोला आपने। और राजस्थान के हर युवा के वो दिल में रहेगा भाला, चाहे वो महाराणा प्रताप का हो, देवेंद्र झाझड़िया का हो, या आने वाले और किसी का हो, जरूर एक भाला अलग पहचान है राजस्थान की। शुरुआत खेल की कब हुई? जैसा आपने बताया कि मैंने कॉलेज या राष्ट्रीय स्तर पर खेला, तो कब लगा कि ये खेल मेरा जीवन बदल सकता है? एक्चुअली मैं सबसे पहले तो कमज़ोर ने कहलाने की वजह से मैंने 10वीं में गेम किया था, बट कॉलेज लेवल पे जब मैं पहुंचा तो उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि मैं गेम कर सकता हूँ अच्छा। कॉलेज लेवल पे मेरा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया था और मैं फिर सपना देखने लगा कि मैं इंडिया खेलूँ। नौकरी का सपना छोड़ा मैंने, नौकरी में का बाद का काम है, पहले मैं इंडिया खेलूँगा। और हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो अपने पीछे 5 अक्षर लगाए INDIA, इंडिया। तो मेरा वो सपना था, वो मेरा 2002 में जा कर के पूरा हुआ, जब मैं एशियन गेम्स में खेलने गया। और बहुत ही मैं किस्मत वाला था कि पहले गेम में गोल्ड मेडल लिया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में ओलंपिक, क्योंकि बहुत बड़ी इवेंट होती है और हर व्यक्ति का सपना होता है, वहाँ पर जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। हमारे बोले तो खेल का महाकुंभ होता है, वो वर्ल्ड का महाकुंभ, उसमें आपका पार्टिसिपेशन है, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस टूर्नामेंट में मुझे 2 बार फ्लैग बेरर का मौका मिला। और फ्लैग बेरर होने के नाते मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि मैं देश के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करूं, क्योंकि मैं लीड रोल में हूं। मेरे से देश और मेरे खिलाड़ी बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। और बहुत अच्छा रहा कि दोनों ही टूर्नामेंटों में गोल्ड मेडल नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र जी, कोई एक दबाव था मन में, क्योंकि कोई बहुत बड़ी इवेंट में व्यक्ति जाता है तो उस पर एक बड़ी, आप जैसा कह रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, पूरी देश की नज़रें यहाँ पर थी, तो थोड़ा दबाव भी था वहाँ पर गए? बिल्कुल। आप उस लेवल पे जा रहे हो तो आप पे बहुत बड़ा दबाव रहता है। आपके परिवार का दबाव आप भूल जाते हो, आपके फ्रेंड्स का दबाव भूल जाते हो, आपके ऊपर कंट्री का बहुत बड़ा दबाव रहता है। आपसे बहुत लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई होती हैं। हम देखते हैं, आप टूर्नामेंटों में देखते हो कि कई लोग, यहाँ तक कि हमारे जो दर्शक हैं इंडिया के, वो उनके हार्ट अटैक आ जाता है या वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं मानता हूँ हमारे लिए वो भगवान है, उन्हें हम निराश नहीं कर सकते। हम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन उनके लिए करते हैं, हमारे देश के लिए करते हैं। देवेंद्र जी, जब आपने वो भाला फेंका और जब गोल्ड मेडल की घोषणा हुई, उसके बाद में जब व्यक्ति जीतने के बाद अपने देश का तिरंगा हाथ में उठाता है, उस समय किस तरह की फीलिंग होती है? रियली आप 200 कंट्रियों में खेल रहे हो, दुनिया वहाँ पे है, और वहाँ पे आप अपना राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर जाता है जब मेडल सिरोमनी होती है, और आपका राष्ट्रीय गान जब बजता है, मेरा मानना है उससे बड़ा दिन मेरे लिए ज़िंदगी में न कभी आया और न कभी आएगा। उससे बड़ा दिन कभी नहीं आ सकता आपके लिए। कहते हैं कि व्यक्ति खेलता है तो उम्र के साथ में उसका खेल प्रभावित होता है, लेकिन मैंने तो एक अजीब चीज़ देखी है। 2004 में आपने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद में लगभग 12 साल के बाद में उस रिकॉर्ड को तोड़ना, इतनी उम्र हो जाने के बाद में भी, ये कौन सा टॉनिक आप में है? नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें रखी हैं मैंने मेरी लाइफ में। मैं बहुत डिसिप्लिन में ज़िंदगी जी है, मैं नाइट पार्टियों से बचा हूँ, और उसमें सबसे बड़ा जो रहा है कि मैंने सिर्फ जेवलिन ही फेंकना सीखा और कुछ नहीं सीखा। हो सकता है वो मेरी कमी हो और नहीं सीखा मैंने, लेकिन जेवलिन के अलावा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा मेरी लाइफ में। वो जेवलिन ही मेरे लिए है। आज भी मैं जेवलिन के अलावा कुछ नहीं सीख सकता, उनमें नहीं जानता कुछ। बिल्कुल। आपको अर्जुन अवार्ड मिला, बहुत सारे खिलाड़ियों को मिलता है, लेकिन देश का सबसे बड़ा चौथा पुरस्कार जिसको सम्मान किया जाता है, पद्मश्री पुरस्कार आपको मिला। उस समय जब उसकी घोषणा हुई, उस समय किस तरह के मन में विचार आए, कितना प्राउड हुआ आपने यहाँ पर? बिल्कुल। मुझे जब ये अनाउंसमेंट दिल्ली से मेरे को फ़ोन आया कि आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए हमने चयन किया आपका, तो एक बार तो ऐसे लगा कि ये फ़ोन किसी ने मजाक कर दिया है या सच में है। लेकिन फिर वो देखा कि लैंडलाइन नंबर थे, दिल्ली के थे, 11 वाले। तो मैंने कहा मजाक तो नहीं की किसी ने, रियली में ये फ़ोन आया मेरे पास, क्योंकि मैं पद्मश्री लेने वाला 2012 में सबसे छोटी उम्र का था। तो और अपने चूरू की देखा जाए तो एक पद्मश्री अवार्डी व्यक्ति है जो कि कन्हैयालाल सेठिया, उनको कौन नहीं जानता। अभी मैं चर्चा कर रहा था धरती दोहरा रहा हूँ, जिसने इतना अच्छा लोक नृत्य जो हमारे राजस्थान का है। तो मैंने उसके बाद मेरे को मिलना, मैं मानता हूँ कि वो तो बहुत बड़े इंसान हैं, मैं उनके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। बिल्कुल। अलग अलग क्षेत्र है, वो साहित्य का क्षेत्र है, आपका खेल का क्षेत्र है। एक और सवाल करना चाहूँगा इस विषय से हटकर। आपकी धर्मपत्नी जी हैं,
वो मैंने सुना है कबड्डी की खिलाड़ी रही हैं, तो ये मिलान कैसे हुआ? नहीं, बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि एक लाइफ पार्टनर आपको स्पोर्ट्स पर्सन मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो लाइफ आपकी इजी हो जाती है। उसमें आपका ग्राउंड पे भी आप वर्क कर सकते हो और घर पे आप डिस्कस कर सकते हो। तो मेरे साथ वही हुआ कि मैं ग्राउंड में वर्क भी करता हूँ, घर पे एक स्पोर्ट्स की हमारी डिस्कस होती है। हमारी ज़्यादातर बातें होती हैं वो स्पोर्ट्स पे होती हैं और उनको नॉलेज भी इस बात का। 2010 में एक ऐसा टाइम आया था जब मैं गेम छोड़ रहा था कि अब मेरा लंदन में नहीं है गेम, और वो कबड्डी खेल रही थी। मैंने कहा आप कबड्डी करो, मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ। तो एक दिन हम बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, गेम आपको ही करना है। मैं कहा अब मैं क्या करूँ गेम, लंदन में नहीं। बोल लंदन में नहीं क्या हुआ, रियो में आएगा आपका, गेम तो करो आप स्टार्ट। तो हमने वहाँ डिसीजन लिया कि अब मुझे गेम करना है। फिर मैंने 13 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया, फिर 14 एशियन गेम्स, 15 वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल, 16 फिर रियो में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल। तो रियली में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूँ कि मेरे मेडल में उनके बहुत, वो पर्दे के पीछे काम किया उन्होंने, मैं तो पर्दे के आगे आ गया, लेकिन उन्होंने पीछे बहुत काम किया। इसका मतलब ये कहावत सही ही है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं आप, 100%। एक और सवाल है कि आप जिसने जब स्वर्ण पदक जीता, विश्व कीर्तिमान बनाया, उसके बाद में आपकी धूम मची हुई है टीवी चैनल्स पे। और अभी वो अगर सबसे बड़ा कार्यक्रम हम बात करें, क्योंकि जितने भी देश के बड़े बड़े लोग हैं वो कपिल के शो पर जरूर जाना पसंद करते थे। मैंने आपका वो शो देखा था, वो अनुभव कैसा था आपका कपिल शर्मा के साथ? बिल्कुल, वो मेरे लिए एक अलग अनुभव था। मैं थोड़ा सा सिंसियर लाइफ जीता हूँ, मैं मेरे डिसिप्लिन में जीता हूँ। वहाँ जाके आपको एंटरटेनमेंट करना है, तो मेरे पे उसके लेकर के भी थोड़ा सा कहीं संकोच था कि मेरी वजह से कहीं कपिल का शो फ्लॉप ना हो जाए। लेकिन हमने उसमें हमारी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की। वो पब्लिक को कैसा पसंद आया, हमने तो ये सोचा कैसा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर कपिल शर्मा का फ़ोन आया कि आज तक का सबसे हिट चैनल, वो शो हिट हुआ है, कितने लाख लोगों ने देखा था। उन्होंने बताया, मुझे बधाई भी दी उन्होंने स्पेशल तौर पे कि आप, हमारा शो बहुत आगे गया है इसमें और दर्शकों ने सबसे ज़्यादा देखा है इसको। नहीं, बिल्कुल सही है, मैंने भी देखा, इसीलिए मैंने सवाल किया। ये सही है क्योंकि उसमें एक कारण है, अन्य जो लोग आते हैं वो अभिनय करते हैं और आपकी जो बातें थी वो दिल से निकल रही थी, और कपिल ये अच्छी तरह से जानते हैं। और वैसे भी राजस्थान के अपने शेखावटी अंचल के लोग हैं, वो अपने दिल की बात करते हैं, बनावटी बात करते नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आज का युवा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कमज़ोर बहुत जल्दी पड़ जाता है, तो आप क्या उन युवाओं को सीख देना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, विकलांगता को अपनी ताकत बनाया, इतनी आगे तक आप पहुँचे, तो उन युवाओं को आप क्या सीख देना चाहेंगे जो थोड़ी सी असफलता से घबरा जाते हैं? बिल्कुल, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि 1 मिनट में आपको कभी भी निराश नहीं होना और 1 मिनट में आपको खुशी भी नहीं मनानी है। आपको एक लाइफ जीना है, बस इस एंगल पे चलें कि मेरे को एक लाइफ जीना है, ये मेरा क्राइटेरिया रहेगा लाइफ का, इतने टाइम पे सोना है मुझे, इतने बजे उठना है। मैं मानता हूँ लाइफ कोई मुश्किल नहीं है, पर हम उस क्राइटेरिया से अलग जाते हैं तो भटकना, उसे कहते हैं भटकना। तो भटक जाते हैं वो बच्चे। ध्यान रखें कि बड़े सपने ना लें कि मैं ये मेरे लिए ये होना ज़रूरी है, ये होना। उसको सबसे बड़ा सपना ये देखना है कि मुझे काम मैं कितना कर रहा हूँ, मैं कितने स्टडी कर रहा हूँ, मैं कितना स्पोर्ट्स पे काम कर रहा हूँ। यदि उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे तो मुश्किल नहीं है लाइफ, मेरी नज़र में कोई मुश्किल नहीं है। देवेंद्र जी, भी आपने शुरुआत में कहा था कि जब दुर्घटना हुई तो माँ मेरी ताकत बनी। उसके बाद में आपने कहा कि एक बार 2010 में मैंने खेल छोड़ने का इरादा किया था, उसने पत्नी ने आपको उत्साहित किया, और उसके बाद में मुझे लगता है कि उसके बाद में जो पदक आपने जीते उन्हीं के नाम होने चाहिए। तो इसके अलावा जीवन पे प्रभाव किस व्यक्ति का रहा है, खेल क्षेत्र की बात करें? नहीं, स्पोर्ट्स में जैसे एक व्यक्ति का रोल नहीं होता है, स्पोर्ट्स में आपके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। जैसे मेरा फादर है, उन्होंने हर काम मेरा पूरा किया है। जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने देखा, बड़ा ब्रदर ने देखा, क्योंकि आज हम सफल हैं लेकिन कल सफल नहीं थे, उस टाइम में भी हम बहुत स्ट्रगल किया है। उन लोगों का बहुत बड़ा पीछे योगदान रहता है। फिर कोचेज होते हैं, अब रियो के देख लिया जाए तो मेरे कोचेज सुनील तंवर थे, तो मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे। हम फिनलैंड में थे, यूरोप में, तो वो मेरे साथ उतनी ट्रेनिंग करते थे जितनी मैं करता था। तो कोच का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे 2004 में जो आर.डी. सिंह, जिन्हें द्रोणाचार्य दिया भारत सरकार ने, उन्होंने मेरे लिए बहुत एफर्ट दिया। कॉलेज लेवल पे मैं यहाँ से छोड़ करके हनुमानगढ़ चला गया उनके पास। उन्होंने मुझे उस टाइम में जितनी ज़रूरत थी उतनी सुविधाएं मुहैया कराई।
तो एक कोचेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है स्पोर्ट्स पर्सन के पीछे। सुविधा की आपने बात की है, तो एक कड़वा जो सच है वो ये कि सरकारों की तरफ से जो मदद मिलती है वो इतनी नहीं होती है कि व्यक्ति उस मदद के बल पर आगे बढ़ पाए। और मैंने आपके बारे में सब कुछ पढ़ा है, मैंने ये भी सुना है कि आप भी एक बार निराश हो गए थे कि आपके पास वो खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाए। उसके बाद में एक साथी ने आपकी मदद की, क्योंकि जेवलिन में जो भाला आता है वो काफ़ी महंगा भी आता है, और आप उसी व्यक्ति की मदद के कारण आगे बढ़ पाए। तो क्या आपको ये बात सही है कि सरकार उतनी मदद नहीं कर पाती जिससे हम अच्छे खिलाड़ी पैदा कर पाएँ? देखो, आपको फाइट कहाँ पे मिल रही है ये देखना ज़रूरी है। आपको फाइट नेशनल स्तर पर देखा जाए तो आपको हरियाणा से फाइट मिल रही है, जहाँ पे कि हर तहसील हेडक्वार्टर पे स्टेडियम है। हाँ, वहाँ 700 कोचेज हैं, हमारे यहाँ 200 कोचेज हैं, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हरियाणा एक चुरू जिले से थोड़ा सा बड़ा है। वहाँ हर खिलाड़ी को एक स्कॉलरशिप मिल रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्कूली नेशनल गेम्स होते हैं, वहाँ पे उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए करीब हैं, यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं है। आवश्यकता ओपन में हमारा अच्छा है, ओपन में पैसे भी दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की बजाय हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज मैं ज़्यादा बड़े लेवल की बात नहीं करूँगा, हम सुजानगढ़ में बैठे हैं, यहाँ एक बच्चा गेम करना चाहे तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई व्यवस्था ही नहीं। यहाँ आर्चरी नहीं है, यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर निकले, मेडल लिए आर्चरी के अंदर, यहाँ आर्चरी कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, चाहे वो भले ही प्राइवेट सेक्टर आए, गवर्नमेंट आए, लेकिन ज़रूरी है खिलाड़ियों। फिर वर्ल्ड लेवल पे आपको जब कंपटीशन करना है, अमेरिका के साथ आपको कंपटीशन करना है, जहाँ पे कि हर जगह हर मोहल्ले पे आपको एक सिंथेटिक ट्रैक मिलेगी, वैसे खिलाड़ियों से आपको फाइट नहीं कर पाओगे आप। इसलिए हिंदुस्तान थोड़ा सा स्पोर्ट्स में हम पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे पास मौके कम हैं। तो चूंकि आप एक एम्बेसडर हो खेल की, अगर बात करें बहुत बड़ी हस्ती हो, तो आप कभी बात होती है खेल अधिकारियों से, तो आप कहते हो कि ये सुविधाएं इनमें विस्तार होना चाहिए? बिल्कुल। टास्क फोर्स का जो मोदी जी ने गठन किया है उसकी मैंने मीटिंग ली है, उसका मैं मेंबर हूँ, और मीटिंग के नाते मैंने सुझाव रखे हैं। उसमें यही सुझाव रखे हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उनको आप यूटिलाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। प्रतिभाएं शहर तक नहीं पहुँच पा रही हैं आज भी, और जो आज के दिन देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पे जो जहाँ संघर्ष ज़्यादा है, एथलीट वहाँ ज़्यादा निकल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को मैंने काफ़ी सुझाव दिए उसमें, लेकिन बेसिकली मैंने बड़ा सुझाव ये दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाई जाए स्पोर्ट्स पे। आखिरी सवाल, आप राजगढ़ से बिलोंग करते हैं, कृष्णा पुनिया जी भी वहाँ से निकली है। राजगढ़ में ऐसी क्या चीज़ है जो इतने अच्छे खिलाड़ी पैदा होते हैं? चूरू जिले के गाँव तो बहुत सारे हैं। एक्चुअली मैं बताऊं आपको राजगढ़ में क्यों निकलते हैं खिलाड़ी। राजगढ़ में एक माहौल है स्पोर्ट्स का, किसी टाइम में एक माहौल था, तो इसलिए भी निकले हैं। फिर दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो नॉर्थन इंडिया है, खास करके बॉडी स्ट्रक्चर है, वो हमारा राजगढ़ का हरियाणा से काफ़ी मिलता जुलता है, या यूपी का पश्चिमी क्षेत्र है, या पंजाब का है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। तो हमारा थोड़ा सा जो बोन स्ट्रक्चर है वो मजबूत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन निकल रहे हैं। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं कभी लिख के सवाल किसी से नहीं करता, कि आपके जवाब से मेरे प्रश्न बनते हैं। तो इस जवाब से एक प्रश्न और बन गया है, जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का है, वहाँ की हवा इस तरह की है, तो आपके इस स्वास्थ्य का राज क्या है? अभी आप 35 या 36 वर्ष के हैं, लेकिन अभी भी 18-20-22 के लग रहे हैं, तो किस तरह का ध्यान रखते हैं? खान पीन पाने का, जो रहन सहन का, क्या था कि अन्य लोग भी फॉलो करें आपके इस जीवनचर्या से? नहीं, बिल्कुल। आप क्या खा रहे हो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन आप कब खा रहे हो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आपको खाना किस टाइम खाना है ये अपना फिक्स रहना चाहिए, कि आपको खाना 9 बजे खाना नाइट में, तो 9 बजे ही अगले दिन खाना है। एक दिन आप 8 बजे खाओगे, एक दिन 10 बजे खाओगे, तो वो दिनचर्या बहुत ख़राब है। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोटीन ले खाने में, न कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपका फैट बढ़ेगा, प्रोटीन में आपका मसल्स बढ़ेगा। जैसे दूध है, या प्रोटीन में सोयाबीन है, या जो बादाम है, काजू है आपके, तो उसमें हम ऐसा लेते हैं कि हमारा वेट भी ना बढ़े और हम फिट भी रहें। तो डाइट का आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, और भगवान से कामना करते हैं कि आप यूं ही फिट रहें, और उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक में, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके खेल में और आपके व्यक्तित्व निखार आ रहा है, तो और ज़्यादा पदक आप जीतें, ये कामना। थैंक यू सर। ये थी विशेष बातचीत हमारे चूरू जिले के गौरव, हमारे देश के गौरव देवेंद्र जी झाझड़िया से, जिन्होंने एक एक बात पर, एक एक प्रश्न पर बहुत अच्छी तरह से एक एक जवाब दिया। और ये इंटरव्यू निश्चित रूप से आप सबके लिए प्रेरणादायी है, किस तरह से एक
युवा, एक बच्चा जो बचपन में दुर्घटना का शिकार हुआ और शिकार होने के बाद जब विकलांगता आई तो उसको अपनी ताकत बनाया और गांव, शहर, राज्य, देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने जिले का, अपने राजस्थान का, अपने देश का गौरव बढ़ाया। उम्मीद है कि इनकी बातें जो आपने सुनी है उनको आप जीवन में उतारेंगे और देवेंद्र जजारिया से जरूर प्रेरणा लेंगे। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।